वेलकम बैक टू अडा 24/7 9th and 10th। मैं हूँ आपकी शिप्रा मैम। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मैम प्लीज़ धीरे पढ़ाइए बेटा। यही तो फ़ायदा है यूट्यूब में पढ़ने का। स्पीड तेज भी हो जाती है, स्पीड धीरे भी हो जाती है, जैसा मन चाहे वैसी हो जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स आज हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। हम लोगों ने ये सीखा कि ट्रांसपोर्टेशन वो मैकेनिज्म है जहाँ पर जिसके द्वारा हम किसी भी मटेरियल लाइक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये सीखा कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ट्रांसपोर्टेशन साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा। फिर हम लोगों ने सीखा कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल है लाइक सीलेंट्रेटा पॉरीफेरास तो इनके में सेल टू सेल हो जाएगा। पर हायर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन किसी भी मटेरियल न्यूट्रिएंट या गैसेस को होने के लिए ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ इन्हीं तीनों चीज़ों का होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा। वाटर होता है, वेस्ट होता है। भैया मान लो तुम्हारी किडनी ने तुम्हारे इंटेस्टाइन में पॉटी बनाई, ठीक है। मान लो तुम्हारे लंग्स ने CO2 बनाया, ठीक है। तुम्हारे टिश्यूज़ ने, लंग्स कहाँ CO2 बनेगा, आपके टिश्यूज़ ने CO2 बनाया। अब मेरे हाथ, ये वाला हाथ CO2 बना रहा है तो वो लंग्स तक कैसे पहुँचेगा बच्चों? कैसे पहुँचेगा मुझे बताओ। तो वी नीड अ प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम ना, वी नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्योंकि सेल टू सेल जाएगा तो पता चला CO2 जब तक लंग्स तक पहुँचा तब तक तो आप निकल ही लिए। तो हमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ध्यान से सुनिएगा, शुरू कर रहे हैं अपन लोग, हम लोग आज ध्यान से सुनना। इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, इन हायर ऑर्गेनिज्म, तो भाई साहब सबसे पहले ह्यूमन बींग को क्यों नहीं शुरू कर लेते अपन। छोटे ऑर्गेनिज्म में तो साइटोप्लाज्म में भाई आया, साइटोप्लाज्म हिला तो सब जगह गैसेस न्यूट्रिएंट पहुंच गया, कोई टेंशन नहीं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, किसकी बात कर रहे हैं भैया जी? ह्यूमंस की। तो भाई आज वही पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन बीइंग में कैसे बना होता है, कौन कौन सी चीज़ें मिलकर इतना एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना देती हैं जिससे हम किसी भी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों जी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में 2 टाइप का होता है। समझ में आई बात? ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग में कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक, जब आप किसी मटेरियल को व्हेन द ब्लड ट्रांसपोर्टेड बाय द व्हेन मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, अगर किसी मटेरियल को आप ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। समझ में आई बात? इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मेरे जिगर के टुकड़ों, आंखों के तारों, चांद सितारों, हम कहते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम समझ आ गई बच्चों? बात क्लियर है? बट व्हेन मटेरियल, ध्यान से सुनिएगा, when material transported, ध्यान से सुनिए, when material transported by another fluid called as lymph। अब lymph क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी यार, पूरा एक सेपरेट वो है। तो इसे हम कहते हैं lymph सर्कुलेटरी सिस्टम या lymphatic सिस्टम। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम कहते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम भी। वी ऑल्सो कॉल्ड एज सर्क्यूलेटरी सिस्टम। इज दिस क्लियर टू यू गाइज? क्या ये बात आपको क्लियर है? ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम क्या कह देते हैं? सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो अगर कभी ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सर्क्यूलेटरी सिस्टम के नाम से आ जाए तो हाय हाय छाती पीट कर रोना मत शुरू करते ना, ये तो हमको पढ़ाया नहीं, पढ़ाओगे ये क्या हो गया, तो ये मत करने लगना बच्चों, है ना। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हम किसी चीज़ को सर्कुलेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। जब तुम्हारी क्लास में बोलते हैं तुम टेस्ट में फेल हो गए हो, ठीक है, तो वो बात जो है ये बात जो है बिल्कुल आग की तरह पूरे स्कूल में फैल जाती ना, हाँ फलाना फेल हो गया, पता बहुत स्टाइल मारता था, बहुत स्टाइल मारती थी, फेल हो गया। तो ये बेटा क्या है? सर्कुलेट हुई ना, चीज़ें फैली। तो जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं तो इसे हम सर्कुलेशन ही तो कहते हैं। तो ब्लड के माध्यम से सब चीज़ें, मटेरियल, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट वगैरह फैला रहे हो आप, तो इट इज़ द कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो भैया, तो इसके बारे में अभी स्ट्रेस नहीं लेना है कि जो है तो दिमाग की दही कर रहे हैं, बाकी सब छोड़िए। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ये बता दीजिए, ये एक सेपरेट लेक्चर है, देख लीजिएगा। चलो भैया, तो ह्यूमन
ह्यूमन में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किस चीज़ की बच्चों? ह्यूमन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या इसी को हम वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम, क्लियर है? चलो, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भाई कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है? भैया आप इतना भयंकर काम कर रहे हो तो आपके कुछ कंपोनेंट तो होंगे। भाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा है तो ऑब्वियसली पहला कंपोनेंट तो ब्लड ही है, क्लियर है? ब्लड के माध्यम से चीज़ों को हमें सर्कुलेट करना है, ये हम समझ गए हैं मैम। पर ब्लड बहेगा किस में? ब्लड बहेगा पाइप्स में, तो इसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड ऐसे थोड़ी खुलेआम बहता रहेगा, ठीक है? हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हम एनिमल्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ब्लड वेसल्स या इन्हीं को हम पाइप्स कह सकते हैं, पाइप्स में बहेगा। बहेगा कि नहीं बहेगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बहेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? थोड़ा सा इसको मैं दूर लिखती हूँ, ठीक है? ब्लड वेसल्स और पाइप्स, ठीक है? ब्लड वेसल्स, अरे यार सही लिखा था मैंने, कभी कभी हो जाता है। चलो, ब्लड वेसल्स, समझ आई बच्चों बात? ब्लड वेसल्स और पाइप्स। थर्ड कंपोनेंट क्या है? ब्लड पंपिंग ऑर्गन। ब्लड पंपिंग ऑर्गन, ये तीन चीज चाहिए अगर आप एक एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना चाहते हैं। अब एक एक करके ओवरव्यू पढ़ा देती हूँ और आज की क्लास में मैं ब्लड खत्म करूँगी, ठीक है? ब्लड पढ़ा दूंगी आज की क्लास में, फिर हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स, खत्म। चलो भैया, तो ब्लड अपन देखते हैं। ब्लड जो है, जब कभी आप ब्लड को किसी टेस्ट ट्यूब में डालो, ठीक है? मान लो 5 ml अपन ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डाले, तो जब आप ब्लड को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, ध्यान सुनो, मैं एक इमेज लेके आई हूँ तो आपको समझ में आएगा। जब आप ब्लड को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो आपको ऊपर, मतलब ऐसा तेज से नहीं कैसे बस उठाया और घुमाना शुरू कर दिया, नो 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 नो। ब्लड को तेज से घुमाने का मतलब ये है कि 1 मिनट में ब्लड को आपको घुमाना है बच्चों 15,000 बार। 1 मिनट में जब आप 10 ml ब्लड को 15,000 बार घुमाते हैं तो ब्लड में होते हैं सेपरेशन। ब्लड में ऊपर आपको एक स्ट्रॉ कलर का लिक्विड दिखेगा, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। स्ट्रॉ कलर्ड समझते हो? स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड दिखाई देगा। स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड का मतलब होता है भूसा, जैसा होता है ना भूसा, ठीक है, जो अपने दिमाग में भरा रहता है, तो भूसे कलर का लिक्विड दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और नीचे कुछ सेटल्ड पार्ट दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड कार्पसेल्स। इन्हें हम कहते हैं बच्चों ब्लड कार्पसेल्स, ब्लड कार्पस्कल्स। समझ में आई बात? यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगी तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा आपको। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? पहले बाकी सब छोड़ो, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। तो ब्लड के बच्चों जी 2 कंपोनेंट हैं तेज से घुमाने के बाद। प्लाज्मा, भाई ब्लड क्या है? लिक्विड है जो बहुत अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है। अब 15 ml ब्लड को 13,000 बार घुमाओगे तो जो लाइट वाला होगा ऊपर आ जाएगा, जो भारी भारी चीज़ें होंगी वो नीचे सेटल हो जाएंगी। और दूसरी होती हैं ब्लड कार्पसेल्स, ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है? या ब्लड कार्पसेल्स को हम ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, क्लियर है? ओके। अब ब्लड सेल्स जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स की हैं, जैसे कि आरबीसी, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पर अभी हम इसको डिटेल से करेंगे। ब्लड वेसल्स बेटा जी आपके पास तीन हैं। एक है आर्टरी, एक है वेन और कुछ हैं कैपिलरीज, क्लियर? और ब्लड पंपिंग ऑर्गन है आपका हार्ट। तो बेटा इस टॉपिक में ना हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। शुरू कर लें एक एक करके, चलो आ जाओ शुरू कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। आओ पढ़ लें, स्लाइड्स पढ़ लें थोड़ी सी, ठीक है? आ जाओ। इन हायर ऑर्गेनिज्म वेरियस सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेड बाय द स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सारी चीज़ें, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ठीक है? समझ में आई बात? वी
कॉल्ड एज, ध्यान सुनो, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बच्चों सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बींग्स में हम जो है, हमको कोई मतलब नहीं दूसरे में, हमको अभी सिर्फ बात करनी है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग्स के पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें ब्लड के माध्यम से आप, ब्लड मीडियम है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेंगे, और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ मीडियम है, जिसमें लिम्फ के माध्यम से आप चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेंगे। मीडियम मतलब माध्यम, मतलब मैं अगर नहीं होंगी तो मेरी बात किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, तो आई एम द मीडिएटर, तो ये मीडियम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देख रहे हैं तो कैसा हो रहा है, देखो हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अपन डिटेल में भी नहीं जाएंगे, अभी आज का अपना एजेंडा ये कि ब्लड कंप्लीट हो जाए। ये हार्ट है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, ठीक है, लंग्स के पास गया, ये इस तरीके से फैलता है। लिम्फेटिक सिस्टम को मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी, दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम। एक्चुअली लिम्फ होता ब्लड का पार्ट ही है। ब्लड जो है अपनी चीज़ों को फिल्टर कर करके टिश्यू में भर देता है, और जो टिश्यू में लिक्विड भरा है उसे हम कहते हैं लिम्फ। पर हाँ, ये याद रखना है कि जब ब्लड अपनी ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल मतलब आर्टरीज, वेन्स, बीच में जो कैपिलरीज होती है, आर्टरी से कुछ एक्सचेंज नहीं होता, वेन से भी कुछ एक्सचेंज नहीं होता, एक्सचेंज होता है इस कैपिलरी से। ये जो बीच में आपको जाल दिख रहा है ना, इसको आप कहते हैं कैपिलरी। कोई भी चीज़ अगर आपको एक्सचेंज करनी है, वेन गैसेस का भी एक्सचेंज करना है, टिश्यूज टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यूज, तो भी आपको कैपिलरीज ही चाहिए। आप कोई भी चीज़ आर्टरी से भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, वेन से भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर वेरी मोटी लाइक मी, ठीक है। तो आप एक्सचेंज हमेशा कैसे करते हैं, कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। तो जब आप एक्सचेंज करते हैं तो साथ ही साथ ब्लड बोलता है कि थोड़ा सा मेरा प्लाज्मा भी ले जाओ यार, प्लाज्मा किस कलर का है, स्ट्रॉ कलर का है, थोड़े से मेरे WBC भी ले जाओ, थोड़े से मेरे प्रोटीन्स भी ले जाओ। तो इस प्रकार का एक लिक्विड टिश्यू के बीच में भर जाता है, जिसे हम कहते हैं लिम्फ। अब लिम्फ क्या है, उसमें होती है WBC, तो इससे आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो इस लिम्फ लिक्विड के माध्यम से भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, इसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसको हम किसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो भैया, अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। A vascular system that which has tubes full of fluid to be transported from one place to another। एक ऐसा वैस्कुलर सिस्टम जिसमें एक फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करना है कुछ ट्यूब्स के माध्यम से। फ्लूइड क्या है, ब्लड है, जिसको किसी ट्यूब्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करना है। इवन लिम्फेटिक सिस्टम में भी ट्यूब्स के माध्यम से ही लिम्फ फ्लो होगा, पर अभी उसके बारे में बात नहीं करनी है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है, ऑर्गन जिसे हम हार्ट कहते हैं, एक ब्लड होता है जिसके माध्यम से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, और ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड एक ट्यूब के अंदर ही चलेगा, जिसे हम ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के 3 कंपोनेंट, ऑर्गन जिसके जो पंप करेगा ब्लड को, हार्ट जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, तो वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फिर उसके बाद क्या होगा, ब्लड इज ए मीडियम। तो 3 चीज़ चाहिए, ब्लड, हार्ट और ब्लड कैपिलरीज। ब्लड, तो अपन 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हो गई भाई साहब, देख लो, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज, ठीक है। इसको कैपिटल लेटर कर लेना, ए कैपिटल, V कैपिटल और C कैपिटल, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं ये कैरी होती के दे कैरीज व्हाट बच्चों जी, ये क्या कैरी करती हैं, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीज व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक्सेप्शंस की बात मत करिएगा, पल्मोनरी आर्टरी, उसके बारे में हम हार्ट के सर्कुलेशन में बात करेंगे। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। कैपिलरीज क्या होती हैं, जहाँ से मटेरियल एक्सचेंज होता है, मटेरियल एक्सचेंज होता है बच्चों। अब जब हम मटेरियल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मटेरियल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ये पक्का सबसे पतली होती होगी, क्या होती होगी, थिनेस्ट, सबसे पतली हमारी प्यारी यही है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे थिक होती है, थिकेस्ट, सबसे मोटी ये होती है। एक्चुअली आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो इतनी मोटी होती है, गैसेस एक्सचेंज या कोई भी चीज़ का एक्सचेंज आर्टरीज और वेन्स से नहीं होता, हालांकि इसके बारे में मैं लेक्चर बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो दिस इज द कैपिलरी, सबसे थिन होती है। तो टिश्यू से, ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में कैपिलरीज से, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में आता है, और एक्सचेंज भी यहीं से होता है। यहाँ से कुछ भी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, ना आर्टरी से ना वेन से। तो कैपिलरीज क्या है, दीज आर द थिन ट्यूब्स। एक्चुअली आर्टरी की ब्रांच होती है, वेन की ब्रांच होती है, दोनों एक जगह पे जहाँ पे फंसती है, उन्हीं को हम कैपिलरी कहते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया, तो ये 3 तो वही ब्लड वेसल्स हम पढ़ेंगे, पर आज का हमारा जो एजेंडा ये है कि हम ब्लड के बारे में पढ़ लें। तो बेसिकली ब्लड क्या है, ब्लड एक मीडियम है।
क्या है, मीडियम है, और ब्लड के माध्यम से चीज़ें आप क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। समझ में आई बात? ब्लड क्या है मेरे बच्चों, ब्लड एक मीडियम होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ब्लड मेरे बच्चों क्या है, दिस इज अ मीडियम जिसके माध्यम से चीज़ों को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये मोबाइल होता है, मतलब यहाँ से वहाँ चलता रहता है। रेडिश कलर का होता है, समझ में आ गई बात, क्लियर है? रेडिश कलर का फ्लूइड होता है और ये ब्लड वेसल में हमेशा चलता ही रहता है। ब्लड का काम है कि भाई आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ। तो आपको क्या पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है, आपको क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना है। इवन आपको पूरे बॉडी का वेस्ट जो है ब्लड के माध्यम से किडनी में लेके आना है। तो बेसिकली ब्लड इज द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। ठीक है, अगर मैं आपसे सिर्फ एक वर्ड पूछूं कि भाई ब्लड के बारे में लिखो, कि आप क्या लिखना चाहते हो, तो आप सिर्फ एक ही चीज लिखना कि ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टिंग, ब्लड इज द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। ब्लड क्या है बच्चों, एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, सबको पता है, न्यूट्रिएंट्स का। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है मेरे लल्ला, न्यूट्रिएंट्स का। किसका है, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन प्लस CO2, और वेस्ट का। क्लियर है, नाइट्रोजनस वेस्ट का। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट, अगर मैं ब्लड, मैंने सेम चीज़ आपको बताई कि अगर आप ब्लड को एक ही मिनट में 13,000 बार घुमाएंगे, अगर मान लो इसमें ब्लड भरा हुआ है, ध्यान से समझना मेरी बात को, मान लो कि अगर इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या भर रखा है बच्चों, मान लो कि इस टेस्ट ट्यूब में भर अपन ने भर रखा है क्या, अरे यार ये कलर नहीं होता हाईलाइट प्लेन बोर्ड में, आई डोंट नो क्या समस्या है। ठीक है, तो मान लो कि अगर हमने इसमें क्या भर रखा है, ब्लड भर रखा है। ध्यान समझना, मान लो कि अगर हमने इसमें पूरा ब्लड रखा है, ठीक है, अब ब्लड दिख कैसा रहा है, रेडिश दिख रहा है, पर अगर हम इसको एक मिनट में 13,000 बार घुमाएं, ठीक है, 13,300 टाइम्स घुमाएं, RPM, रोटेशन पर मिनट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। हालांकि आपको ये याद नहीं रखनी है, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब घुमाया, धर 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 घुमाया। तो होता ये है कि ऊपर आपको एक स्ट्रॉ कलर का लिक्विड मिलता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा बच्चों, ठीक है, प्लाज्मा का कलर क्या होता है, ध्यान से समझो, प्लाज्मा का कलर क्या होता है, प्लाज्मा का कलर होता है स्ट्रॉ कलर। समझ में आई बात? प्लाज्मा का कलर क्या है बच्चों, स्ट्रॉ कलर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 55% तो वाटर ही होता है इसमें, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे ना, तो नीचे आपकी ब्लड सेल्स होती हैं। नीचे क्या सेटल हो जाती हैं, आपकी ब्लड सेल्स सेटल हो जाती हैं। ये भी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने। तो नीचे आपकी सेटल हो जाती हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में भी कौन कौन सी है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। समझ में आई बात? अब यहीं पे बात चली है तो दूर तलक जाएगी, रुकेंगे थोड़ी अपन। RBC क्या ट्रांसपोर्ट करता है बताओ, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, RBC O2 भी ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 भी ट्रांसपोर्ट करता है। मैम ये कब लास्ट क्लास हुई, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर देखिए, ठीक है। उसके बाद WBC क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, भाई खा पी लेता है, किसको खा लेगा, तुम्हें खा लेगा, ये खा लेगा इन्फेक्शन को, ठीक है। प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, भाई गिर जाए, किसी ने आपको लात मार दी है और आपका सर फट गया है और आप रो रहे हो मेरे पर आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं आपके ब्लड में जो क्लॉट करवाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलो अब एक एक करके अपन डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द प्लाज्मा। समझ गए ना, घुमाओगे तो चलो स्ट्रॉ कलर का होता है। प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है, ध्यान समझिए बच्चों, प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है, ठीक है। समझ में आई बात? इट इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, इट इज नॉट पार्टिकल, दिस इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है, विच कंटेन क्लॉटिंग एजेंट। इसमें क्या क्या होता है, क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। तो मतलब ये समझना है कि जब आपका ब्लड क्लॉट होता है ना, तो आपकी बॉडी में सिर्फ प्लेटलेट ही काम नहीं करती हैं, साथ में कुछ प्रोटीन्स भी काम करते हैं, और इन प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। इवन नॉट इवन द सिर्फ फाइब्रिनोजन प्रोटीन, बेटा फाइब्रिनोजन के साथ और भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं इसमें, जैसे कि ग्लोबुलिन, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन, बहुत सारे प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं। आपको पता है, सोचिए ज़रा कि जब भी आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन घुसता है तो उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं एंटीजन, उसके खिलाफ क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बनती हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोबुलिन। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, क्लियर है। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन घुसता है
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, उसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। समझ में आई बात। एंटीजन क्या होता है, फॉरेन चीज, कोई भी हो गया, डस्ट हो गया, हवा हो गया, ओला गोला, पानी, कोई भी चीज बाहर से जो बॉडी को सूट नहीं करती ना, उसको हम कहते हैं एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल। समझ में आई बात, क्लियर। सब एक एक चीज बोर्ड पे लिख दे रहे हैं बेटा, सब एक एक चीज हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। फॉरेन पार्टिकल, तो जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन घुसता है उसे हम कहते हैं एंटीजन। बॉडी सोचती ओ आ गया, तेरी तो ऐसी की तैसी, और बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज भी एक प्रकार की WBC ही हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्लोबुलिन, जो कि आपके ब्लड में पाया जाता है, ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ब्लड के प्लाज्मा में क्या कुछ नहीं है यार, एल्ब्यूमिन जो बॉडी का बैलेंस करता है, ग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी बनाता है, फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉट करता है, साथ ही साथ पानी भी है, तो थोड़ा सा ठंडा भी रखता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ब्लड प्लाज्मा के पास प्रोटीन है, जो कि भैया ब्लड प्लाज्मा के पास प्रोटीन कौन कौन से है मैंने आपको बताया, ऑल ऑफ देम आर प्रोटीन, सब प्रोटीन ही है, दे ऑल आर प्रोटीन। ठीक है, पर साथ ही साथ जो प्लाज्मा होता है वो भी ग्लूकोज को याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि आप 3% जो ऑक्सीजन होती है वो प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट करते हैं, करीब 20% कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होती है। तो ज़रूरी नहीं कि पूरा ऑक्सीजन RBC से के हीमोग्लोबिन से बाइंड हो, ज़रूरी नहीं कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड हो, कुछ घुल कर भी ट्रांसपोर्ट होता है, और वो मीडियम है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ द ब्लड, स्ट्रॉ कलर 55%, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट, ठीक है, हेल्प्स करता है इसमें। और दूसरी बात ये क्या करता है, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन विच हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, बहुत सारी चीजें। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, देखो यहाँ पे बनाया है मैंने। तो प्लाज्मा जो है, ध्यान से सुनो, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा के पास प्रोटीन होता है, जैसे मैंने ये लिखा है ना, एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स। ठीक है, एल्ब्यूमिन बॉडी बैलेंस करता है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉट करता है, और ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइट भी ट्रांसपोर्ट करता है, और गैस तो ट्रांसपोर्ट करता ही करता है। ठीक है, तो ये हुआ प्लाज्मा। अब अपन बात करते हैं किसकी बच्चों, अब अपन बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब होता है जो सॉलिड दिखते हैं टेस्ट ट्यूब में। फॉर्म्ड का मतलब है जो सॉलिड दिखेगा। जब आप ब्लड को 1 मिनट में 13,000 बार घुमाएंगे तो जो लिक्विड दिखेगा वो है प्लाज्मा, जो नीचे फॉर्म्ड मतलब फॉर्म्ड हो गया, सॉलिड है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड को ही हम कहते हैं WBC। WBC मतलब वाइट, ल्यूको का मतलब होता है वाइट, ल्यूको का मतलब क्या होता है, वाइट। ठीक है, ल्यूको का मतलब क्या होता है, वाइट। ठीक है, फिर प्लेटलेट और इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब है RBC, इरिथ्रोसाइट का मतलब है RBC। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, क्योंकि ये रेड कलर की दिखाई देती हैं। समझ में आ गई बात। चलो बच्चों, अब एक एक करके विल टॉक अबाउट द, ध्यान से सुनना, विल टॉक अबाउट द WBC। समझ में आ गई बात, ध्यान से सुनना। हालांकि ये इतना ज़्यादा आपको डिटेल से पढ़ना नहीं है, पर मैं सिर्फ एक फ्लो चार्ट आपको समझा देती हूँ। देखो, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है, C भी हो सकता है, K भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ पढ़ रहे हैं। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है, ल्यूको का मतलब है वाइट, इसीलिए इसका नाम है वाइट ब्लड सेल। इनका कोई कलर नहीं होता। समझ में आई बात। दूसरी बात, ये हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं आपको। क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। समझ में आ गई बात, क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक बेटा जी, ये 2 प्रकार की हो सकती है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, बस मैं आपको हल्का सा पढ़ा देती हूँ। ये 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रैन्युलोसाइट, ये नहीं आएगा एग्जाम में, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट, और एक होती है ए ग्रैन्युलोसाइट, ये नहीं आएगा एग्जाम में, नॉट इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो मैम क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि NTSC और KVPY में कभी ये पूछ लेते हैं। ग्रैन्युलोसाइट जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स, जैसे कि कोई मिट्टी भरी है। समझ में आई बात। और ए ग्रैन्युलोसाइट, नो ग्रैन्यूल। समझ में आई बात। इसके 3 पार्ट हैं, 3 होती हैं ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट का ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, N, ठीक है, BE, इसको ऐसे याद रखिए, NBE। NB में पहला है न्यूट्रोफिल। तुमको पता है कि न्यूट्रोफिल कैसी होती है। देखो भैया, ना तो नेकेड आई से, नंगी आंखों से तुम्हें ना तो RBC दे सकते हैं, ना ही तुम्हें WBC दिख सकते हैं। देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम ब्लड को, देखो भैया, जब हम सेल को पहले कलर करना पड़ेगा, उसको कलर करो तभी माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा। तो जो न्यूट्रल डाई से, जो ना एसिड है ना बेस है, तो जो भी सेल न्यूट्रल डाई से कलर की जाती है उसे हम न्यूट्रोफिल कहते हैं। समझ में आई बात? ये सबसे ज़्यादा होती हैं पूरे WBC में, सबसे ज़्यादा। समझ में आई बात? उसके बाद होती हैं बेसोफिल, बेसोफिल, ठीक है। उसके बाद होती हैं इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। समझ में आई बात? एंड ग्रेन्युलोसाइट किल द लोकल इन्फेक्शन, किल लोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन का मतलब, जब सुबह उठे मैम बहुत ठंडी लगती है, जब सुबह उठते तो बहुत ठंडी लगती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो सुबह उठते तो अच्छी, ठीक है, कहीं नाक बहता है, कहीं कुछ कहता है। तुमको पता है कि इसको हम कहते हैं इओसिनोफिलिया। तो जब सुबह उठते हैं तो इओसिनोफिल का लेवल बढ़ा रहता है। WBC का कम होना भी डिफेंस सिस्टम को कम कर देता है, पर अगर शरीर में बहुत ज़्यादा WBC हो जाए तो भी लफड़ा है यार, बहुत ज़्यादा WBC भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब लोग, जैसे मम्मी झाड़ू लगा रही, छींक दी, कौन सा भाई डस्ट जा रहा है, डस्ट को भगाने के लिए कौन सी WBC होती है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। तो लोकल इन्फेक्शन को ही किल करती है, ठीक है। इनका नाम क्यों है भाई? न्यूट्रल डाई से स्टेन होगा तो न्यूट्रोफिल, बेसिक डाई से स्टेन हो गए, कलर हो गए तो बेसोफिल, और एसिडिक डाई से स्टेन हो गए तो इओसिनोफिल। ये कलर वाइट है ना, तो माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखेंगे यार? तो हम पहले इनको कलर कर लेते हैं। मैम बड़ी बड़ी कलर कैसे करेंगे? वो तो अंदाजन आपको कलर डालना, थोड़ी देर छोड़ देना, उसके बाद अपनी जो ग्लास स्लाइड होती है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगाना और देखना है। तो जो न्यूट्रल डाई से स्टेन होगा न्यूट्रोफिल, एसिडिक डाई से स्टेन होगा इओसिनोफिल, बेसिक डाई से स्टेन होगा बेसोफिल। पर ये सब किल करती हैं आपके किस में? लोकल इन्फेक्शन को। ग्रैन्युलोसाइट में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये ग्रैन्युलोसाइट है, इनमें न्यूक्लियस भी होता है, ये इनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ये इनका, और ये इनके ग्रैन्यूल्स है। ग्रैन्यूल्स में पता है क्या भरा होता है? ग्रैन्यूल्स में भरा होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो जैसे ही कोई इन्फेक्शन आता है, ये फट से अपने ग्रैन्यूल्स फाड़कर एंजाइम निकालते हैं, एंजाइम से वो माइक्रोब या इन्फेक्शन डेड हो जाता है, या ये इसको खा लेती हैं। खा लेती हैं मतलब फैगोसाइटोसिस, पढ़ा है अपन लोगों ने अमीबा में, ठीक है। अब आते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट, बहुत ही डेंजरस, बहुत डेंजरस, ठीक है। हमेशा किल द डेंजरस इन्फेक्शन, ये हमेशा आपकी बॉडी में डेंजरस इन्फेक्शन को किल करते हैं, जो सबसे खतरनाक होते हैं बच्चों, सबसे खतरनाक, ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं बच्चों, एक होती हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट, इसी का बड़ा भाई है मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज। ये ना हिंदी में लिख देती हूँ, ये इन्फेक्शन को खा जाते हैं, मतलब जैसे अमीबा नहीं फूड पार्टिकल को खा लेता है, वैसे ये भी खा लेते हैं, इन्फेक्शन को खा जाते हैं, समझ में आई बात? जाते हैं। और ये होते हैं, दूसरे होते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ये इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है कि ये मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन को आपकी बॉडी में किलते हैं। जैसे कि कोई कैंसर का वायरस घुस गया, हेपेटाइटिस का वायरस घुस गया, ऐसे खतरनाक वायरस इन्फेक्शन घुस गए तो ये वाले काम करते हैं। क्लियर है? तो WBC वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तुम मुझे बताओ, क्या RBC में न्यूक्लियस होता है? नहीं। क्या RBC में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं। क्या कोई सेल ऑर्गेनल है? नहीं। RBC में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। बाइकॉन्केव शेप का ये स्ट्रक्चर है जिसको हम डिस्क शेप भी कहते हैं। आपकी बॉडी में RBC का काम है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, बस कोई और बात नहीं है। RBC जो होती है ये आपकी बॉडी में, इसका नंबर आपको याद नहीं रखना, बड़ी क्लासेस में याद रखेंगे। दूसरी होती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। RBC का कलर होता है पिंक, एक होती है पिंक, पर अगर बहुत सारे दिखते तो रेड दिखने लगती है। WBC का कोई कलर नहीं होता, व्हाइट कलर की होती है, और इनका कोई शेप भी नहीं होता, नो शेप, ना कोई कलर है ना कोई शेप है। शेप क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इनको ब्लड से निकल कर उन जगहों पे जाना है जहां पर इन्फेक्शन है। तो भैया अगर ये कोई शेप बना लेंगी और ब्लड वेसल से इनको डिफ्यूज होकर बाहर निकलना, मान लो यहाँ पर हमने भूषण को मैंने एक तमाचा मार दिया, खून निकलने लगा, तो WBC आएंगे, रुको रुको हम आ रहे हैं, प्रोटेक्शन करनी है, यहाँ पर जो भी बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है हम सब मारेंगे उसको। तो बेटा उतनी सी जगह से WBC निकलना है ना ब्लड वेसल से, तो कैसे निकलेगी? तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है। तो इनका कोई शेप नहीं होता, RBC का शेप होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। एक ऐसी WBC जिसके पास ग्रेन्यूल है, ग्रेन्यूल पे एंजाइम है, जैसे इन्फेक्शन आए एंजाइम निकालती हैं और इन्फेक्शन को किल कर देती हैं। क्लियर है? ए ग्रैनुलोसाइट की तो मैकेनिज्म भी खतरनाक है, ये तो उस इन्फेक्शन को, उस सेल को ही मार देती हैं जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है। सोचो, ये तीन प्रकार की हो सकती हैं, क्या? NBE, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। नाम नहीं याद होगा मत याद रखना। ये लोकल इन्फेक्शन को किल करते हैं। ये दो प्रकार के हैं, मैक्रोफेजेस जो खा जाते हैं, जैसे अमीबा खाना खाता है ना, वैसे ये भी खा जाती हैं।
और ये हमेशा डेंजरस इन्फेक्शन को किल करते हैं। ये लेक्चर आप 2 बार देखना, लल्ला मेरे आंखों के मेरे जिगर के टुकड़ों, इससे ज्यादा डिटेल एक लाइन भी नहीं पढ़ना, नहीं तो फंस जाओगे। क्लियर है? तो ग्रेनुलोसाइट जिसके पास ग्रेन्यूल होता है, 3 प्रकार की ये होती है मेरे लल्ला मेरी संतानों, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, यही दिया हुआ है। चलो आ जाओ मेरे बच्चों, ब्लड कार्पसेल्स 3 टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, तो आरबीसी का शेप कैसा होता है और प्लेटलेट क्या करती है बच्चों, है ना? ये तो मैंने डब्ल्यूबीसी बताया, चलो आरबीसी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आरबीसी किस कलर की होती है? सिंगल पिंक। आरबीसी सिंगल होती है पिंक कलर की। ठीक है, बहुत सारा देखते हो ना, इसलिए ब्लड रेड दिखाई देता है। ठीक है, फिर ये क्या होती है? डिस्क शेप की, बाइकॉनकेव शेप, डिस्क शेप का होता है। ठीक है, और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन एंड CO2। क्या इनके पास कोई न्यूक्लियस होता है? नो न्यूक्लियस। क्या इनके पास कोई सेल ऑर्गेनल है? कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, तो नो सेल ऑर्गेनल। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? चलो अब अपन बात कर लिए डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भैया जी प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट को, जैसे इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, आरबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहते हैं, वैसे ही प्लेटलेट को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट बनाता है क्लॉट। तो ये कैसे क्लॉट बनाएगा हम बाद में सुनेंगे। ठीक है, तो आपको इओसिनोफिल में देखोगे, अगर ध्यान से देखो तो इसका न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है? ईयरफोन जैसा। न्यूक्लियस ऐसा नहीं दिख रहा है ईयरफोन, ये देखो ऐसा ईयरफोन, तो न्यूक्लियस कैसा है? ईयरफोन जैसा, ईयरफोन। ठीक है, तो बेसिकली हम पहचानते कैसे हैं कि भैया ये न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इओसिनोफिल? उनके न्यूक्लियस अलग अलग टाइप के, जैसे लिम्फोसाइट है, कितना बड़ा न्यूक्लियस है, इनके पास कोई ग्रेन्यूल नहीं होता, एक ग्रेनुलोसाइट है। न्यूट्रोफिल को देखो 3 पार्ट में बचा है न्यूक्लियस, ये देखो 3 लोब्ड वाला है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका डब्ल्यूबीसी। हम कैसे पहचानते हैं मैम? माइक्रोस्कोप के नीचे की ये वाली उनके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखकर। ठीक है, ग्रेन्यूल दिख रहा है, ग्रेनुलोसाइट है। ईयरफोन शेप का दिख रहा है, इओसिनोफिल है। समझ में आई बात? हॉर्स शू शेप का दिख रहा है, न्यूट्रोफिल है। बाकी कुछ नहीं दिख रहा है तो बेसोफिल है। बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा है तो आपका लिम्फोसाइट है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल के कितने सारे, अगर 3-4 लोब दिख रहे हैं मतलब पक्का न्यूट्रोफिल है। बहुत सारा न्यूक्लियस के कंपार्टमेंट है, न्यूट्रोफिल है। ईयरफोन शेप का है, इओसिनोफिल। ईयरफोन, इओसिनोफिल। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप के नीचे हम डब्ल्यूबीसीज का न्यूक्लियस का शेप देखकर पहचानते हैं कि कौन सी डब्ल्यूबीसी। ये लास्ट में मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, तो भाई साहब हम लोगों ने क्या देखा कि ब्लड के कंपोनेंट होते हैं 2, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में वाटर कितना? 55%। प्लाज्मा में और क्या होते हैं? प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन बैलेंस करता है, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है जो कि इन्फेक्शन किल करते हैं। तो लिम्फोसाइट जो है ना वो एक प्रकार की वही है डब्ल्यूबीसी, उसी के अंदर एंटीबॉडीज आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग। प्लाज्मा चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे न्यूट्रिएंट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे कोई और गैस हो। फिर उसके बाद आता है ब्लड के 3 कंपोनेंट में ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड के कंपोनेंट 2 थे, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स को हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ब्लड सेल्स में पहली ब्लड सेल्स कौन सी थी? आरबीसी। दूसरी है डब्ल्यूबीसी, तीसरी है प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल्स होंगे एंजाइम से भरे तो ग्रेनुलोसाइट कुछ नहीं है तो ए ग्रेनुलोसाइट, पर ए ग्रेनुलोसाइट ज़्यादा डेंजरस होती है। ग्रेनुलोसाइट 3 है, ENBE, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। फिर उसके बाद नाम नहीं याद होगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बस याद रखना 2, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, बस। उसके बाद है प्लेटलेट जो ब्लड क्लॉट करता है। लास्ट में हम पढ़ते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन का फायदा क्या क्या है। चलो अब अपन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्लड क्या फंक्शन है, बताओ। सबसे पहला फंक्शन तो मैडम जी यही है कि उसके अंदर आरबीसी है और वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये है कि जब भी हम न्यूट्रिएंट को डाइजेस्टिव सिस्टम से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके ब्लड में लाते हैं तो ब्लड से वो पूरे बॉडी में फैलता है तो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो देखो, तो ये क्या करता है? सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है, इसे एसिमिलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है? एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी कलेक्ट करता है। आपकी टिश्यू जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको किडनी में ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड ही तो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है भाई? मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे हार्मोन, मास्टर ग्लैंड इतने सारे हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है तो ग्रोथ सिर्फ उंगली की थोड़ी होगी यार, पूरे बॉडी की होगी। तो भाई पूरे बॉडी में कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपका ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्लैंड जो अपना कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के माध्यम से। तो कोई भी चीज ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होगा तो इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या करता है, ब्लड टेम्परेचर, ठीक है। ब्लड जो है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ठंडा हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन तेज, गर्म हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन धीरे कर लो, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बॉडी में ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है भैया लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन में कि कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है, 97% ऑक्सीजन को पकड़कर टिश्यूज में छोड़ देता है। बदले में टिश्यूज से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर हम छोड़ देते हैं कहाँ, लंग्स में, ठीक है। उसके बाद ब्लड के पास क्या होते हैं, प्लाज्मा के पास फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, और उसके पास एक और सेल है जिसका नाम प्लेटलेट है, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लड के पास WBC है, तो इन्फेक्शन से किल करता है, तो वो प्रोटेक्शन में काम करता है। तो जब भी पैथोजन मतलब कोई भी इन्फेक्शन आपके अंदर घुसेगा तो WBC या उसको किल करने का काम करती हैं। हम तुझे जाने दे, जय इनकलाब जिंदाबाद, मार डालेंगे तुझे, तो ये काम WBCs का है, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी में जितना भी pH बैलेंस होता है वो एक्चुअली आपका ब्लड ही करता है। सो दैट्स इट बच्चों। तो आज हमने सीखा कि आपके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स, दूसरा कंपोनेंट है हार्ट, और तीसरा कंपोनेंट है ब्लड। आज हमने डिटेल में बात की ब्लड की, जिसमें हमने बात की प्लाज्मा और बात की ब्लड सेल्स की। प्लाज्मा में हमने बात की कि इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं और जो कि डिफरेंट काम करते हैं। एल्ब्यूमिन बैलेंस करता है, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग करता है, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है जो फॉरेन पार्टिकल को किल करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा WBCs, और फिर हमने पढ़ा RBC एंड प्लेटलेट्स जो कि क्लॉटिंग करने में काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लड। इससे लाइन एक शब्द भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए और क्वेरीज को सॉल्व करिए। आई होप यू लर्न एंड enjoyed the session मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच एंड टाटा।